हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारी यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इन्वायरमेंट। जनरल स्टडीज़ के 10 टॉपिक्स में से पहला टॉपिक्स मैंने जो आपके लिए लाया हूं वो है इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, फिर 1 बाय 1 सारे जीएस के सिलेबस भी पढ़ेंगे और साइमल्टेनियसली मैं पैरेलली टेक्निकल के भी कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा और बीच बीच में मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड के भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो आइए हम लोग इन्वायरमेंट का सिलेबस देख लेते हैं। इन्वायरमेंट में हमें बेसिक्स पढ़ना है इन्वायरमेंट के, फिर बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशंस, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पे वर्ल्ड के सामने। फिर हम लोग पॉल्यूशंस पढ़ेंगे, पॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, क्या प्रकार होते हैं और सारे जो सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशंस होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो लास्ट का हमारा टॉपिक होगा वो हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके कोई कमेंट्स या सुझाव हो तो वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे इससे हेल्प मिलेगी अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने में। तो आइए हम लोग वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा जो है इन्वायरमेंट के बारे में। तो आइए हम लोग बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट में सबसे पहले हम लोग इकोलॉजी देखेंगे। इकोलॉजी क्या होती है? तो इकोलॉजी का मतलब होता है सजीवों का अपने परिवेश से संबंध, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आसपास के इन्वायरमेंट से कैसे रिलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इकोलॉजी का मतलब होता है ओकोस प्लस लोगोस। ओकोस का मतलब होता है हैबिटेशंस और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ हैबिटेशंस भी हम लोग बोल सकते हैं इकोलॉजी का मतलब। इकोलॉजी का जो टर्म है वो एर्नस्ट हैकल ने बताई थी। एर्नस्ट हैकल ने जो इकोलॉजी टर्म का नाम दिया था। फादर ऑफ इकोलॉजी जो बोलते हैं वो हमारे जर्मन एक्सप्लोरर थे, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। तो इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। तो ये नाम आप याद रख लीजिए, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। अब इकोलॉजी की डेफिनेशंस देख लेते हैं। 2-3 डेफिनेशंस इकोलॉजी की, एक समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस। इकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की। स्टडीज हाउ पीपल और ऑर्गेनिज्म रिलेट टू ईच अदर, मतलब पीपल और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जीव बोलना चाहिए, तो वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, एंड देयर इन्वायरमेंट, और उनके इन्वायरमेंट के बारे में अध्ययन करने को, ये सारी चीज़ें को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। तो एक प्रकार से पर्यावरण से संबंध बोलना चाहिए इकोलॉजी का मतलब। इकोलॉजी इज रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग एंड देयर सराउंडिंग, मतलब जो भी जीवित थिंग्स है, जीवित चीज़ें हैं और उनके जो सराउंडिंग्स, मतलब आसपास के जो क्षेत्र है या जो इन सराउंडिंग्स है उनसे क्या रिलेशनशिप है उनकी। तो देखिए, हैबिटेशंस होता है, खाने पीने की चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे जीव है, और जीव सपोज अपने आसपास कितनी सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, वो सारी चीज़ों का पढ़ना, उनका अध्ययन करना एक इकोलॉजी कहलाता है। और मॉडर्न डेफिनेशन जो है स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना हम लोग इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन को बोलते हैं इकोलॉजी भी बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया की बात करें तो जो है वो है रामदेव मिश्रा जी, फादर ऑफ इकोलॉजी है। और फादर ऑफ इकोसिस्टम जो बोलते हैं वो होता है ऑर्थर टेंसले। तो ऑर्थर टेंसले फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, इकोसिस्टम जो होता है वो 2 चीज़ों से बना होता है, बायोटिक और अबायोटिक। इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं हम लोग सेकंड चीज़। तो जो इकोसिस्टम बना होता है बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो डेफिनेशंस अब देख लेते हैं। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन एन एरिया, किसी एरिया में जीवित और अजीवित, मतलब मरे जो निर्जीव है, तो उन चीज़ों का अध्ययन को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम में सारी चीज़ें आ जाती है, जीव जंतु, पेड़ पौधे और जो आसपास की जो चीज़ें होती है, जो उनका आसपास का इन्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोग इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन पर्टिकुलर एरिया, सारे प्लांट्स और जानवर किसी पर्टिकुलर एरिया में
सबको यदि मिला के कंसिडर टुगेदर विद देयर सराउंडिंग, मतलब टोटल उनकी सराउंडिंग्स मिला के जो सारी चीज़ें कही जाती वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। सपोज़ यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये एक पॉन्ड है, तालाब है, और इसमें मछलियाँ हैं, तो ये हो गया हमारा लेक इकोसिस्टम। फिर हम लोग यदि ऊपर बात करें, ऊपर देखें तो ये ट्रीज लगे हुए हैं, ये एनिमल्स है, और ये छोटे छोटे स्मॉल पौधे से, तो हम इसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहेंगे। तो ये एक प्रकार का लेक इकोसिस्टम है, क्योंकि ये मछली जो होती है इसका पूरा इन्वायरमेंट जो है, क्योंकि ये पानी में है तो इसे लेक इकोसिस्टम कहेंगे। ये हमारा पूरा सिस्टम जो है फॉरेस्ट पे डिपेंड है, इसलिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहलाएगा। अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हम लोग देख लेते हैं। दो बेसिकली इकोसिस्टम को दो कैटेगरी में बांटा गया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जो आदमी द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है। तो नेचुरल में हम लोग देखते हैं, नेचुरल में दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब जलीय। तो टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय बोलना चाहिए, तो उसमें फॉरेस्ट आ जाता है, हमारा डेजर्ट आ जाता है, ग्रासलैंड आ जाता है या टुंड्रा आ जाते हैं। तो ये सब हमारे टेरेस्ट्रियल में आ जाते हैं, स्थलीय में आ जाते हैं इकोसिस्टम नेचुरल में। फिर हम एक्वाटिक यदि जलीय की बात करें तो हम लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड, तालाब, ओशियन, समुद्र, स्ट्रीम्स, एस्चुरीज, वेटलैंड या मैरीन, ये जो जितने भी पानी वाली चीज़ें या दलदलीय वाली चीज़ें वो सारी हमारी किसमें आ जाती है, नेचुरल एक्वाटिक इकोसिस्टम में आ जाती है। फिर आर्टिफिशियल की बात करें हम लोग तो आर्टिफिशियल्स में जू, क्योंकि ये मैन मेड है, गार्डन्स भी आदमी द्वारा बनाया गया है। फिश इक्वेरियम्स, जैसे हम लोग घरों में मछली पालते हैं, कांच वाँच में रखते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाती है, मानव निर्मित इकोसिस्टम। और जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, लार्जेस्ट पॉसिबल इकोसिस्टम, वो हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में सारी चीज़ें आ जाती है, जीव जंतु से लेकर सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉसिबल इकोसिस्टम है। अब हम लोग कुछ ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड के फेमस ग्रासलैंड। तो सबसे पहले पेरेरीज है, जो कि यूएसए में है, इसे वीड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। फिर हम पैम्पास जो है वो अर्जेंटीना में है, ये मेजर वर्ल्ड के फेमस ग्रासलैंड है। फिर स्टीपी है जो यूरोप और नॉर्थ एशिया में है। पुस्तज हंगरी में है। बेल्ड साउथ अफ्रीका में है। डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में है। सेल्वास साउथ अमेरिका में है। सवाना जो है वो हमारा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों में है, जिसे नेचुरल जू भी कहते हैं वर्ल्ड का। फिर कैंटबरी जो है वो न्यूजीलैंड में है, और लियानोस जो है साउथ अमेरिका में है। तो ये कंट्रीज़ और जो मेजर ग्रासलैंड है वो आप याद कर लेंगे। पेरिस है, पैम्पास है, स्टीपी है, पुस्चस है, बेल्ड है, डॉन्स है, सेल्वास है, सवाना है, कैंटबरी है और लियानोस है। अब आइए हम लोग इकोटोन पढ़ लेते हैं। इकोटोन क्या है? तो ये ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम, जैसे दो डिफरेंट इकोसिस्टम है उनके बीच का कॉमन एरिया या ट्रांजिशनल जोन, उसको हम इकोटोन कहेंगे। जैसे कि सपोज ये फॉरेस्ट और लेक दो इकोसिस्टम है, और हम दोनों के बीच के कॉमन एरिया जो होगा वो हमारा कहलाएगा इकोटोन। सपोज़ कीजिए हम यदि ऊपर यहाँ पे बात करें, जो हम लोग यहाँ पे है, तो देखिए सपोज़ यहाँ पे ये पूरा है लेक इकोसिस्टम है और ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो इनके बीच का जो कॉमन एरिया कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा इकोटोन। क्योंकि कुछ कॉमन एरिया में ये दलदली मतलब दलदली होगा, कहने का मतलब इसमें कुछ पेड़ पौधे भी लगे होंगे, कुछ पानी भी होगा। तो देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम में तो फॉरेस्ट ही रहेगा, और लेक इकोसिस्टम में पानी वगैरह रहेगा। लेकिन एक कॉमन एरिया होगा जहाँ पे फॉरेस्ट भी होंगे छोटे छोटे और पानी भी होगा, तो मतलब वो हमारा ट्रांजिशनल जोन कहलाएगा। तो उसी ट्रांजिशनल जोन को इकोटोन कहा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इकोटोन बेसिकली कॉमन एरियाज़ को बोलना चाहिए, दो इकोसिस्टम के कॉमन एरियाज़ को इकोटोन बोलते हैं, या दो बायोम्स के ट्रांजिशनल जोन को इकोटोन बोलते हैं हम लोग। इकोटोन के कुछ एग्जांपल जैसे वेटलैंड, कोस्टल एरिया में भी आप देखेंगे। कोस्टल एरिया का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ वो कहलाते हैं जहाँ से समुद्र स्टार्ट हो जाता है, तो वो सारे जो एरियाज़ है वो इकोटोन में आ जाते हैं। बीचेस आप देखते हैं, बीच में भी समुद्र लगा होता है।
फिर डेल्टा एस्चुरीज, ये सारी चीज़ें इकोटोन में आती हैं। डेल्टा जो होता है वो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती है, मतलब पूर्व की तरफ बहने वाली नदी, वो डेल्टा बनाती है। और एस्चुरीज जो होती है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो होती है वो एस्चुरीज बनाती है। यदि इकोटोन एरिया में, इन द इकोटोन एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सर्टन स्पीसीज, मतलब किसी पर्टिकुलर किसी सर्टन स्पीसीज की पॉपुलेशन डेंसिटी यदि आसपास के रीजन से ज़्यादा है तो वो जो इफेक्ट होगा वो एज इफेक्ट कहलाएगा। सपोज यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सपोज यहाँ पे किसी स्पीसीज़ की इकोटोन में किसी स्पीसीज़ की जो डेंसिटी है वो आसपास से कहीं ज़्यादा है, किसी भी प्रजाति की डेंसिटी जो है आसपास की प्रजाति से कहीं ज़्यादा है, तो वो हम लोग उसको कहेंगे एज इफेक्ट, मतलब उस इफेक्ट को हम लोग एज इफेक्ट कहेंगे। सपोज़ कहने का मतलब ये, जो इकोटोन में कुछ एरिया में, सपोज़ इकोटोन के कुछ एरिया में यहाँ पे यदि कुछ जगह पर्टिकुलर जगह पे यदि पॉपुलेशन किसी स्पीसीज़ की बहुत ज़्यादा है, सपोज़ मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। देखिए सपोज़ इस जगह पे किसी प्रजाति की, मान लीजिए सपोज़ यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे सपोज़ 2 से 4 जानवर है किसी भी प्रजाति के मान लीजिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ 20-25 है, तो ये एक प्रकार का एज इफेक्ट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो किसी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है आसपास से। अब देखिए डेल्टा की बात आई है, तो सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जो होता है वो कहलाता है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन डेल्टा कहते हैं हम लोग इसे। और ये जो बनता है बेसिकली फॉर्म बाय गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है। और मेघना रिवर जो कि बांग्लादेश में आती है, वो जो होता है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर मिलके वो बनाती है सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरबन नाम जो पड़ा है इसका, वो सुंदरी मैंग्रोव जो होते हैं, मैंग्रोव बहुत पाए जाते हैं यहाँ पे। मैंग्रोव का यूज़ ये होता है जब सुनामी वगैरह आती है तो मैंग्रोव बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इसके जो पेड़ होते हैं वो जब हवा तूफान आती है तो पेड़ जो होते हैं वो झुक जाते हैं और टूटते नहीं है, तो वो सुनामी के इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं। सपोज़ ये हमारा कोई पेड़ है और कोई तूफान आया इधर से, तो सपोज़ ये यदि टिल्ट हो जा रहा है, ये टेढ़ा हो जा रहा है या झुक जाता है हवा तूफान में, तो ये तूफान के असर को, स्पीड को कम कर देता है। तो उसके कारण क्या होता है, आसपास के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से तूफान नहीं आता, तो इसलिए ये सुनामी से हमको बचाता है, तो इसलिए मैंग्रोव बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो सुंदरबंस है वो सुंदरी मैंग्रोव के कारण इसका नाम पड़ा है। 70% एरिया जो होता है बांग्लादेश में आता है, 30% एरिया इसका वेस्ट बंगाल में आता है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेचुरल हैबिट है उनका, मतलब उनका नेचुरल घर है उनका रॉयल बंगाल टाइगर का। और जो सुंदरबन डेल्टा है वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और जैसा कि आप जानते हैं 70% जो वर्ल्ड के टाइगर है वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये मेरा इन्वायरमेंट का पहला लेक्चर था। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।